हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटो की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। हमने शुरू में आदर्शवादी सिद्धांत पढ़ा और आज हम प्लेटो की न्याय पद्धति पढ़ेंगे। एक्चुअली जो प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो पूरे न्याय पद्धति पर ही आधारित ग्रंथ है इसका। और प्लेटो ने जो उस समय जो यूनान के नगर राज्यों में जो प्रचलित सिद्धांत थे कुछ, जैसे पहला सिद्धांत था एक परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी या थ्रेसी मेकस सिद्धांत, ग्लूकोन या यथार्थवादी सिद्धांत। ये इस तरह के कुछ ऐसे सिद्धांत प्रचलित थे प्लेटो की न्याय पद्धति में, जिस उस सिद्धांत में जैसे हम कहें कि परंपरावादी सिद्धांत के संदर्भ में एक ऐसी ये प्रचलित था कि न्याय क्या है, सत्य बोलने और कर्ज चुकाने में निहित है। जो परंपरावादी सिद्धांत है उसका मतलब है कि न्याय क्या है, सत्य बोलो और कर्ज को चुकाओ, ये न्याय पद्धति है। ठीक है, इस तरह से पॉलीमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। तो ऐसे कुछ सिद्धांत जो थे उस समय प्रचलित थे। दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत या थ्रेसीमेकस का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि ये इस तरह का सिद्धांत था कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। ठीक है, शक्तिशाली का हित ही न्याय पद्धति है। इस तरह की प्रक्रिया प्रचलित थी। तीसरा सिद्धांत है ग्लूकोन का सिद्धांत या न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। इसका मतलब था कि ये विचारधारा रूढ़िवादिता पर आधारित थी कि न्याय जो है वो एक कृत्रिम वस्तु है, न्याय एक आर्टिफिशियल चीज़ है। ठीक है, अब प्लेटो की जो न्याय पद्धति है उसको लेकर फॉस्टर ने एक परिभाषा दी है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वह प्लेटो के लिए न्याय है। क्या है? जिसे हम नैतिकता कहते हैं वो प्लेटो के लिए न्याय है। तो प्लेटो की न्याय पद्धति नैतिकता पर, पूर्ण रूप से नैतिकता पर ही आधारित है। न्याय मीन्स नैतिकता, क्योंकि कानून व्यवस्था वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को रोक नहीं पाई, उसके पतन को नहीं रोक पाई। इसलिए प्लेटो ने मनुष्य के चरित्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया। और कैसा कि चरित्र में यदि सुधार आ जाए, चरित्र यदि अच्छा हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं, फिर उसमें किसी भी प्रकार के पतन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए गुणों पर आधारित प्लेटो ने जो एक आदर्श राज्य की कल्पना की कि गुणों पर आधारित एक राज्य होगा और न्याय की पद्धति भी उसी आधार पर उस राज्य में कार्य करेगी। तो प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है वो मानव आत्मा की उचित व्यवस्था है, मतलब मानवीय स्वभाव जो है वो प्राकृतिक मांग है। इसके आधार पर प्लेटो ने न्याय व्यवस्था को दो रूप में बांटा। पहला क्या, एक तो व्यक्तिगत और दूसरी सामाजिक। प्लेटो की न्याय पद्धति में जो मानवीय आत्म तत्व पर आधारित है प्लेटो की न्याय पद्धति, जिसमें वो तीन तत्वों की बात करता है। वो कहता है कि ये नैसर्गिक तत्व हैं आत्मा के, और तीन तत्व कौन से हैं? एक तो इंद्रिय तृष्णा या वासना, ठीक है, एपिटाइट जिसको हम कहते हैं। दूसरा है शौर्य या साहस, है ना, विजडम या स्पिरिट, और तीसरा स्पिरिट या करेज, और तीसरा उसने बोला विजडम। इस आधार पर ये प्रत्येक व्यक्ति में एक रेशो में, एक अनुपात में उपस्थित रहते हैं ये तीनों प्रकार के गुण। और इसी आधार पर प्लेटो ने न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय का जो सिद्धांत है उसको एक रूप देने का सार्थक प्रयास किया। उसने कहा कि जब ये तीनों गुण, जो भी मानवीय तत्व में ये तीनों गुण हैं, जब ये तीनों गुण संतुलित अवस्था में आते हैं तो उसी का नाम ही न्याय है। और जब इनमें असंतुलन हो जाता है तो वो अन्याय की तरफ चले जाते हैं, वो पतन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दर्शन शास्त्र पर जो आधारित बुद्धि और विवेक के आधार पर प्लेटो ने न्याय पद्धति को स्वीकार किया है। और उसका मानना है कि जो राज्य के जो निर्माणकारी जो तत्व हैं, उन राज्य के निर्माणकारी तत्वों में
इन तीनों तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसी से ही राज्य 3 वर्ग में विभाजित होता है। जैसे पहले मैंने बताया था कि एक उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। तो एक कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है और प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे, वही न्याय व्यवस्था है। तो नैतिकता बनाम न्याय। इसलिए प्लेटो ने जो पूर्व में प्रचलित जो भी सिद्धांत थे कि वो शक्ति ही सत्य का सिद्धांत है, या आप दूसरों का कर्ज चुकाना एक न्याय पद्धति है, या हम कहें कि माइट इज राइट की थ्योरी ज़्यादा सही है, या झूठ बोलना जो है वो सच से ज़्यादा बेहतर है, या सच बोलना झूठ से ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के कुछ जो प्रचलित सिद्धांत थे, जो स्वच्छंद प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो रूढ़िवादी जो प्रवृत्तियाँ थी, उसको प्लेटो ने हटाया और प्लेटो ने एक अलग प्रकार के न्याय व्यवस्था की स्थापना की। जैसे ग्लूकोन वाली जो व्यवस्था थी, उसमें ये कहा गया कि जो न्याय है वो भय का शिशु है। न्याय क्या है? भय का शिशु। और इस आधार पर प्लेटो ने ग्लूकोन की अवधारणा का भी खंडन किया है। उसके अनुसार न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, ये आंतरिक वस्तु है। जैसे आप आगे चल करके मैकियावेली पढ़ेंगे तो मैकियावेली ने नैतिकता और राजनीति को अलग अलग किया मध्य युग की सत्ता में। तो उसने नैतिकता कहा कि व्यक्ति नैतिक हो सकता है, व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता है, मगर राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, या दूसरे शब्दों में राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो प्लेटो जो है वो राजनीति में नैतिकता की स्थापना करता है और उसी नैतिकता के आधार पर उसकी जो न्याय पद्धति है वो स्थापित हो गई है। और इसी के आधार पर प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो प्लेटो की न्याय व्यवस्था 3 गुणों पर आधारित है, ठीक है। दूसरा, प्लेटो की न्याय पद्धति नैतिकता पर आधारित है। तीसरा, जो न्याय पद्धति है वो मनुष्य के या मानवीय तत्वों की आत्मा का एक गुण है और उसी के आधार पर वो एक संतुलन स्थापित करता है मानवीय गुणों में। फिर कार्य विशिष्टता का सिद्धांत प्लेटो की न्याय पद्धति में है। फिर हस्तक्षेप का सिद्धांत प्लेटो की न्याय पद्धति में है, यानी कि आप अपने काम को करो और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करो, वही न्याय है। इसलिए जिसे हम फॉस्टर की जो ये परिभाषा है ना, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, प्लेटो के लिए वह न्याय है। फिर है वो अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। फिर प्लेटो की न्याय पद्धति का जो एक आधार है वो है मनोवैज्ञानिक आधार, क्योंकि मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति या गुणों के आधार पर प्लेटो एक न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। फिर क्योंकि प्लेटो का जो एक लक्ष्य है, जो एक उद्देश्य है, वो क्या है? दार्शनिक शासक की स्थापना करना आदर्श राज्य में। तो वो दार्शनिक शासक कब बनेगा? जब वो आत्म तत्व के गुणों के आधार पर अपने स्वरूप को बाहर निकालेगा, आंतरिक स्वरूप को बाहर निकालेगा। उन गुणों के आधार पर वो प्लेटो जो है आदर्श राज्य की स्थापना करता है। लेकिन क्योंकि नैतिकता का आधार कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं, नैतिकता के, मोरालिटी के कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं। किसी की नैतिकता 10% हो सकती है, किसी की 5% हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। मेरे लिए कोई चीज़ नैतिक हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज़ अनैतिकता भी हो सकती है, उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत है, जो उसकी एक सबसे बड़ी जो कमी है, वो क्योंकि कानूनी अवधारणा पर आधारित नहीं है, वो पूरी तरह से न्याय को नैतिकता पर आधारित मानता है। दूसरी कमी ये है कि व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना देता है। राज्य बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। फिर उन गुणों में या जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा एकीकृत है। फिर दूसरी बात क्या है कि उस व्यवस्था में, प्लेटो की जो न्याय पद्धति है, उसमें पृथक्करण के जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कार्य विशिष्टता के सिद्धांत के आधार पर। तीसरी बात, प्लेटो प्रजातंत्र का विरोधी है और इन अधिकारों और जो दंड का अभाव है और एक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवेश को
ये न्याय पद्धति पूर्ण रूप से स्थापित करने में सक्षम नहीं हुई, परंतु फिर भी प्लेटो की जो न्याय पद्धति है उसका एक अपना संदर्भ की प्रासंगिकता के अनुसार एक महत्व है, क्योंकि उसका मानना है कि आदर्श राज्य की स्थापना में दार्शनिक शासक एक दार्शनिक के रूप में, एक मॉडल के रूप में, एक मॉरल के रूप में तभी स्थापित हो सकता है जब वो आत्म तत्व के गुणों के आधार पर राज्य में कार्य विशिष्टता के सिद्धांत को लागू करे। तो इसलिए प्लेटो का जो जस्टिस है वो तो आप अपने कर्तव्यों को करें और दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें, वही न्याय पद्धति है। थैंक यू।